हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अपने इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुरू किए हुए हैं और हम लोगों के 2 लेक्चर इस पे हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि ये लास्ट लेक्चर रहेगा और इसी में हम लोग अपना बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे और जितने भी अपने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो सबको हम इस क्लास में अपने देखेंगे। टारगेट तो यही है, इसी क्लास में ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जो आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक रहेगा और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। मतलब उसकी कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होगी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। आप जब देखोगे तो मैंने आपको कल एक 2 क्वेश्चन आपको कह रहे थे, प्यारे प्यारे एकदम। एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक तो वो जो 3 पार्ट में इंस्टॉलमेंट था, और एक ये क्वेश्चन था ना बच्चों? यहाँ का, यहाँ तक मैंने आपको ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने किए हुए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था। इसके आगे का पार्ट इसलिए मैंने रोका हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सब कुछ बहुत इजीली होगा और बहुत ही ज़्यादा प्यार से होगा, एकदम मज़े से। बिल्कुल आप घबराना नहीं। तो चलो आ जाओ, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सर हम लोगों ने कहाँ तक किया था। तो सर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक तो सर हम लोगों ने पढ़ लिया था, सर अगर असेट्स आप हायर परचेज पे एक्वायर करते हो तो, और असेट्स आप डिफर्ड क्रेडिट पे करते हो तो। डिफर्ड क्रेडिट पे जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट अगर बांध दी गई है, एज एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 1-1 लाख 3 लाख रुपए देना है, तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन आपका जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था, ये देखो ये था ना एग्जाम्पल, ये हम लोग का, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असेट्स के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आप 1-1 लाख करके 3 सालों में दे दो, तो अगर वो तीनों लाख रुपए आज अगर आप दोगे ना, तो उसकी वैल्यू कुछ न कुछ कम है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जुड़ी हुई है बच्चों। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग पीनल में ट्रांसफर करेंगे, वो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया था बच्चों, जिसका क्वेश्चन भी आया था, इंसिडेंटल ऑपरेशन का। सर ये क्या होता है? जैसे क्या होता है बच्चों, देखो देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि वो खर्चे हमारे कैपिटलाइज होंगे जो एंटिटी ने, जो किसी भी बिजनेस ने या ओनर ने उस असेट्स को रेडी टू यूज करने के स्टेट में लाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सब कैपिटलाइज होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जो नेसेसरी हैं कि असेट्स रेडी टू यूज हो जाए, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट जो होंगे वो हमारे कैपिटलाइज होंगे, मतलब असेट्स की वैल्यू में हमारे जुड़ जाएंगे। अगर जैसे आपने कोई बड़ी मशीनरी खरीदी है, उसको इंस्टॉल कराने के लिए अपने ग्राउंड पे कुछ काम कराया है, तभी वो इंस्टॉल होगा। किसी टेक्नीशियन को बुलाया है, वो इंस्टॉल करेगा। हाँ, कुछ तोड़-फोड़ कराया है, कुछ सीमेंट, बालू वगैरह ये सारी चीज़ों का भी काम हुआ है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि अगर आप विंडो एसी लगवा रहे हो ऑफ़िस में, उसके लिए भी आप जो है कुछ करवा रहे हो, विंडो एसी का सेटअप बनवा रहे हो, तो उसके लिए भी जो खर्च है वो कैपिटलाइज़ करोगे। बिल्कुल सर करेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है बच्चों कि जो असेट्स है वो खाली रहती है। खाली मतलब, खाली कहने का मतलब एम्प्टी का मतलब नहीं है। खाली रहने का मतलब कि वो यूज़ में नहीं है। मतलब असेट्स रेडी टू यूज में है लेकिन यूज में नहीं है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड होता है बच्चों। अब प्लॉट ऑफ लैंड में क्या है कि जैसे कि आपने उसको परचेज किया, प्लॉट परचेज कर लिया, लेकिन उस प्लॉट पे आपको बिल्डिंग बनवानी है। प्लॉट तो एज इट इज वो तो है, आप उसका कुछ भी यूज करो, मतलब जो बिल्डिंग बनाओ जो भी। तो अब वो प्लॉट तो खाली है, कुछ हिस्से में जो है काम हो रहा है और कुछ हिस्सा आपने क्या कर लिया, उसको वो पार्किंग एरिया दे दिया उसका, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो अब वहां से आपको रेवेन्यू हो गई, तो इसका उससे खरीदने से तो कोई मतलब है नहीं कि हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे। अरे वो तो खरीदने के बाद ना आपने उसको वो कर लिया कि आप उसको क्या कर रहे हो कि उसको भाड़े पे चला रहे हो या ऐसा वैसा जो भी। इंसिडेंटल ऑपरेशन मतलब वो उसकी सहायक चीजों से होगी, वो उसका मेन काम नहीं था। तो सर वो पैसा क्या होगा? सर वो आपका फायदा हो गया। वो सीधा हम लोग क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। देखो क्या लिखा है, टेम्परेरी इनकम, देखो क्या वर्ड यूज हुआ, परमानेंट इनकम नहीं, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी इनकम। ये वो इनकम नहीं है जो इंटरनेट ने सोचा था करने के लिए। from its incidental operation should not be reduced from the cost of the पीपीई बट इट विल बी ट्रांसफर टू पीपीएल। क्यों सर उसमें से रिड्यूस नहीं होगा? क्योंकि सर ये असेट से डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो नहीं है सर। सर ऐसे आप बोलेंगे कि सर जो 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 लास्ट में असेट्स को, जो असेट्स की वजह से जो गंदगी हो जाती है उसको साफ करने का खर्च तो भी तो असेट से रिलेटेड नहीं होता। अरे बच्चों, वो लगाओगे तो वो खर्च होगा ही होगा, अगर लगाओगे नहीं तो नहीं खर्च होगा। मतलब ये अगर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो तो वहां के कुछ एरिया डिस्टर्ब होंगे, वो होंगे, उसको क्लीन अप करने, अगर वो किया आपने फैक्ट्री लगाया तो क्लीन अप करना ही पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली रिलेट करता है ना, इसीलिए उसको कैपिटलाइज करते हैं हम लोग। अब बात को समझ रहे हो मेरी? ठीक है सर, जैसे एग्जाम्पल बच्चों दिया था मैंने, पार्किंग एरिया, लैंड एंड बिल्डिंग पर, इसका जो कल 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 जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था बच्चों, उसमें देखो ये पॉइंट आया था, आप लोगों ने देखा था नहीं देखा था? देखो अच्छा, कहाँ है ये पॉइंट? देखो आया था ना कि यहाँ पे क्या, देखो क्या लिखा है, ये था ना बच्चों कि इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मतलब फैक्ट्री प्रीमाइसेस का टेम्परेरी यूज से इनकम हो गया। कैसे? कार पार्किंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन हमें लगा कि यार ऐसा कर देने से, कार पार्किंग पे दे देने से, हो सकता है वहां पे मल्टीप्लेक्स हो, बहुत सारी ऑफिसेस हो, तो कार पार्किंग से उनको क्या हुआ, 50,000 रुपए की इनकम हो गई, तो वो तो उसको एक्विजिशन से नहीं सर, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो हो रहा था ना सर। अरे भैया हो रहा था, लेकिन क्या वो बिल्डिंग से रिलेटेड है? नहीं ना। क्या वो असेट्स को रेडी टू यूज करने से रिलेटेड है? नहीं ना। वो तो एक इंसिडेंटल ऑपरेशन है, तो वो सर हमारा डायरेक्टली पीनल में चला जाएगा। ओके सर, ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब देखो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन कौन से बच्चों? पहला तो हम लोग डिफर्ड क्रेडिट पढ़ा, फिर उसके बाद इंसिडेंटल ऑपरेशन पढ़ा, अब आता है असेट्स। अगर आपने, इफ असेट्स आर गिवन ऑन लीज। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई असेट्स को आप लीज पे दे रहे हो, लीज का मतलब क्या होता है बच्चों? सर हिंदी में बोलिए ना, किराए पे अगर आप दे दे रहे हो, रेंटल, डिफरेंस बहुत है, लेकिन बस जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी असेट्स को किराए पे दे दे रहे हो, क्या वो असेट्स आपके बुक में से हट जाएगी? क्या वो आपकी बिल्डिंग नहीं रहेगी? ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई तुमने किराए पे दिया तो क्या वो तुम्हारी असेट्स नहीं है? असेट्स तो तुम्हारी ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट, सर आप क्या बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट? अरे यार प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना, उसका डेफिनेशन क्या कहता? सर पहला दिखना चाहिए, दूसरा 1 साल से ज्यादा रहना चाहिए, हेल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, या सर्विसेज के लिए होना चाहिए, या मैंने बोला था कि रेंटल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। तो सर रेंट भी तो आप दे सकते हो ना, तो भी अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपकी पीपीई है, बशर्ते इस पे इंड AS 16 नहीं लगेगा। सर क्या लगेगा सर? देखो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर रेंटल एक्टिविटी का काम है, मतलब कोई भी असेट्स हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस है तो वहां इंड AS 40 एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज 16। अगर वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो वहां पे 16 लगेगा। अब बात को समझ रहे हो मेरी? अब आप एक बात बताओ, रेंटल एक्टिविटी में भी, जैसे रेंटल एक्टिविटी लीज है, उसमें दो लीज होता है, एक ऑपरेटिंग लीज होता है, एक फाइनेंस लीज होता है। सर जो 12 महीने के लिए होता है वो ऑपरेटिंग लीज होता है, हाँ कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ, जैसे जो जनरल आप लोगों को सुना होगा, रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, तो सर वो ऑपरेटिंग लीज है। और एक होता है फाइनेंस लीज। तो सर ऑपरेटिंग लीज अगर है तो सर वहां पे ओनर क्या लगाएगा? सर इंड AS 40 लगाएगा। सर अगर फाइनेंस लीज है तो ओनर क्या लगाएगा? फाइनेंस लीज में बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? प्रिज्यूम्ड होती है कि ओनरशिप ट्रांसफर, एक्चुअल में नहीं होती लेकिन लोग प्रिज्यूम्ड हो जाती है। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर, देखो यहाँ एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग क्यों कहा है, सबसे पहले मैं आपको अभी इसको बताऊंगा कि एक्सेप्ट क्यों किया है। मतलब
बाकी सारे एसेट्स को यहाँ पे डील कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लीज एज शैल बी कैलकुलेटेड इफ ओनर इज लेजर। मतलब क्या हुआ कि जो रेंट दे रहा है, जो रेंट पे दे रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, जो रेंट पे दे रहा है वो ओनर है। ओनर इज लेजर, लेजर मतलब जो रेंट पे दिया, मतलब जो मकान मालिक वो एक्चुअल मालिक है, यानी वो ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा है। तो वो तो खुद की एसेट्स है सर, खुद की एसेट्स है ना बच्चों। तो यहाँ पे लगेगा सर इंड एस 16, क्योंकि वो तो उसी के बुक्स में आएगा ना सर। सर आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग इंड एस 40 लगाना चाहिए। बताओ मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर आप यहाँ पे इंड एस 40 क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? सर रेंटल एक्टिविटी बोल रहे हैं, फिर भी इंडियस 40 नहीं लगा रहे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, याद करो इंडियस 40 किस पे लगता है। इंडियस 40 स्टैंडर्ड यूज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। और यहाँ पे इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग को पहले से ही हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि इसके लिए अलग से एक अपना भाई बैठा है, इंडियस 40। सर समझ गए सर। सर मतलब समझ गए, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का आपको रेंटल इनकम हो रहा है तो वो सर इंडियस 40 में डील होगा। और अगर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग है तो सर वो आपका इंडियस 16 में आएगा सर, अगर ऑपरेटिंग लीज है। अगर यही फाइनेंस लीज हो जाता, ओनर इज लेसी, अगर वो लेजी ओनर है हमारा, लेजी, 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 लेसी, अगर लेसी ओनर है तो सर यहाँ पे अप्लाई इंडेयस 116 लगेगा सर। लीज अकाउंटिंग वहां पे हम लोग पढ़ेंगे सर कैसे होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं सर? सर मैं क्या करूं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। बाल देख लो यार, खराब हो गया तुम लोग के चक्कर में। ठीक है सर, बाल आपका ओके। एक बार फिर से, ठीक है, चलो गेट रेडी। देखो एक छोटा सा कर बनाता हूँ, तुम लोग भी लिख लेना कि अगर 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 रेंटल एक्टिविटी है सर, रेंटल एक्टिविटी लैंड एंड बिल्डिंग का है तो सर ये आप सीधा चले जाइए 40 में, वही बताएगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग का है सर, तो क्या वो ऑपरेटिंग लीज है? तो सर 16 लगाइए। क्या वो फाइनेंस लीज है? तो सर 116 लगाइए। क्लियर सर। सर इसका रीजन क्यों, आपके प्रश्न आपको दिमाग में ये आना चाहिए सर, क्यों 16 लगाएं? यहाँ पे क्यों नहीं 116 लगा ले रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं 16 लगा दे रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता, हम यहाँ लगाएंगे 40 लगाएंगे। आप बच्चों, जब 40 अलग से लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दिया गया है, अब जैसे वही बात हो गई कि आपका अलग से रूम बना हुआ है, फिर भी आप किसी दूसरे रूम में जा रहे हो सोने। कृपया गलत डायरेक्शन पे ना जाए मेरे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान रखे रहें बस। हाँ, तो अगर आप ओनर हो तो वो आपकी खुद की असेट्स है सर। मशीनरी, बिल्डिंग, सॉरी मशीनरी हो गई, बाइक्स रेंटल हो गई, और फलाना बहुत सारी चीजें हो गई। जैसे मान लो बहुत सारे होते नहीं है कि वो जैसे कि वो बाइक रेंटल पे देते हैं पर आवर के हिसाब से। गोवा में तो ऐसे थार वगैरह, जिप्सी वगैरह ये सब भी रेंटल पे मिलती है। तो सर वो सब भी तो रेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सर वो उन लोग की क्या है, वो उन लोग की तो वो तो असेट्स ही है, तो यहाँ पे वो क्या लगाएंगे, इंडिया 16 लगाएंगे। ओके सर। सर वो उनका बिजनेस ही है सर, बात समझ रहे हैं आप? तो इंडिया 16 ही है, उनका असेट्स ही है बस, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं वो। ठीक है सर, समझ गए सर। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग समझ जाओ बस, मुझे और क्या चाहिए। हम्म। कैसा लग रहा हूँ मैं, शाहरुख? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं सुन लिया, समझ लिया आगे तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो, कि वो मटका वटका एंड ऑल। कुछ तो इज्जत रखो, तुम्हारा प्रोफेसर हूं मैं, कुछ तो इज्जत रखो। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम आपकी इज्जत रखते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों मेरे।
अब तो हो गया सर। इनिशियल रिकॉग्निशन हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर असेट्स को कैसे कैसे खरीद सकते हैं। सर कैश देके खरीद सकते हैं, सर एक्सचेंज करके भी खरीद सकते हैं, सर खुद से बना सकते हैं, सर हायर परचेस पे भी ले सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़ाए। सर डिफर्ड क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं जो 3 किस्त वाला था। फिर सर इंसिडेंटल ऑपरेशन भी था। फिर सर लीज की अकाउंटिंग भी हम लोगों ने देखे। अब आता है सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हमारी कैसे होती है सर। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है बच्चों? अब असेट्स आपने रिकॉर्ड कर लिया, असेट्स बुक्स में भी आ गई, उसके बाद कोई अगर खर्च आपने किया, उस खर्च का क्या करूं मैं? कोई आपने फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में आपने बहुत बड़ी जो है मशीन डाली। जैसे बच्चों आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। मैं दोनों अभी मेरा चल रहा है, तो मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टीट्यूट से इसके लिए परमिशन नहीं लिया हुआ है। विथ प्रॉपर परमिशन, मतलब हम लोगों ने लेटर वगैरह सब कुछ भेजा हुआ था, तो उसका पूरा अप्रूवल के साथ हम लोग जो है ये वीडियो अपनी अपनी बच्चों को जो भी हम पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में अभी अभी रिसेंट की बात है, मैं एक स्टॉक ऑडिट पे गया था। स्टॉक ऑडिट पे, और वो स्टॉक ऑडिट पे क्या था, उन्होंने वो क्या करते थे, वो प्लास्टिक बैग बनाते थे। प्लास्टिक बैग बनाते थे वो। प्लास्टिक बैग के लिए वो क्या करते थे, ग्रेन्यूल्स खरीदते थे। ग्रेन्यूल जानते हैं आप क्या होता है? वो छोटे छोटे वाइट वाइट दाने होते हैं। ऐसे ऐसे दाने होते हैं छोटे छोटे। साबूदाना जानते हैं आप लोग क्या होता है? आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेन्यूल्स क्या होता है सर। ग्रेन्यूल्स, देखो ये ग्रेन्यूल्स थे। ठीक है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है बच्चों, इस ग्रेन्यूल से वो क्या करते थे, इस ग्रेन्यूल्स को पहले वो इसको लिक्विड करते थे। इसको लिक्विड, उसको पूरा एकदम, मतलब मशीनें थी उस, इसको क्या करते थे, उस मशीन से इसको लिक्विड करते थे। फिर इसको स्ट्रेच करते थे। लिक्विड हो जाती थी और जैसे नहीं वैसे वो थोड़ी मोटी होती थी, फिर इसको स्ट्रेच करते थे एकदम। स्ट्रेच कर लेते थे, मशीन से ही सारी होती थी। स्ट्रेचिंग के बाद फिर उसकी स्टिचिंग होती थी। स्ट्रेच होके पहले वो लंबी लंबी आ गई। अब लंबी लंबी होने के बाद फिर उसको सबको साथ में एक एक जैसे जूट के बैग होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिस्टर बैग होते हैं, पॉलीथीन वाले बैग आपने देखे होंगे। जैसे ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको बैग। हम्म। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग आपने देखे हैं कि नहीं? बड़े 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 होते हैं, मतलब बहुत ही हैवी। ये सब छोटे मोटे नहीं यार, ये बड़े बैग एकदम जो आते हैं। देखो जैसे ये है। कहाँ गया, कहाँ गया भाई? अरे यार ये सब नहीं, वो उसका बहुत बड़ी यूनिट थी उसका। नाम डिस्क्लोज अभी कैसे करूं मैं? रुक जाओ। कहाँ गया? देखो ये बैग होते हैं, और इससे भी बड़े बड़े बैग वो लोग बनाते थे। तो उन लोगों के पास मशीनें थी। पहले उसको ग्रेन्यूल्स को गलाते थे, फिर उसको स्ट्रेच करते थे, फिर उसको स्टिचिंग करते थे, सिलते थे। मतलब उसको पहले एक्यूमुलेट करके एक एक साइज, जैसे ये साइज है ना, इस साइज में बनाते थे। और फिर उसके बाद उस पे प्रिंटिंग डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीजें करते थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं सॉरी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारी मशीनें थी। जैसे ये हो गई मशीन ए हो गई,
ये हो गई मशीन बी हो गई, ये हो गई मशीन सी हो गई। ये सारी मशीनें उनके पास थी। अब आपने तो फैक्ट्री शुरू कर दी भाई, चलो ये मशीनें से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, जो आपकी मशीनें हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने लगा दिया वो अपने आप चलती रहेंगी 10 साल तक 20 साल तक, उसमें कोई खर्च नहीं आएगा। इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर साल कुछ ना कुछ तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना होगा। every year you have to मतलब you have to incur a proper expenditure to maintain your assets for its longer life, और जितना उसकी लाइफ उसको बोला गया उतना। जैसे एज एग्जांपल टेक है, प्रॉपर एग्जांपल वो आप ले लो, जैसे अगर आपके पास कोई बाइक भी है, अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो 15 साल की जगह, जैसे गवर्नमेंट ने तो 15 साल ही रखे हुए हैं, 15 साल की जगह जो है वो कितना 7 साल 8 साल में ही वो एकदम मतलब डाई खत्म हो जाएगी। सॉरी, तो इसीलिए प्रॉपर मेंटेनेंस करना होगा। देखो, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से होता क्या है, रिपेयर कराने से या मेंटेनेंस कराने से ऐसे कभी कभी हो सकता है कि ब्रेक डाउन भी हो गया, तो वो उसका रिपेयर होता है, रिपेयरमेंट से सही हो जाती है। तो देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से ऐसा नहीं होता है कि जो उसकी ओरिजिनल उसकी जो कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा होने लगे, ऐसा नहीं है ना। अब जैसे बाइक को रिपेयर मेंटेनेंस क्यों कराते हैं, ताकि भाई वो जितनी है उतने पे बने रहे, जितना उसका लाइफ 15 साल डिसाइडेड है वो चले उतनी साल। तो सर उसकी एनर्जी बढ़ती नहीं है, उसका पावर बढ़ता नहीं है। तो सर ये यहाँ पे हमें कुछ और फ्लो नहीं होता है। देखो, कॉस्ट कभी तभी रिकॉर्ड करेंगे जब दो कंडीशन हमने कौन सी बताई थी। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कुछ उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए। तो देखो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो रनिंग बेनिफिट को मेंटेन कर रही है, कुछ उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो सर वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा कहाँ जाएगा सर, रिपेयर मेंटेनेंस हमारा पीनल में जाएगा सीधा। सर क्यों पीनल में जाएगा सर, अरे बच्चों, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो पार्ट है, वो तो हमेशा आपको डेली टू डेली मतलब हर साल आपको खर्च करने ही होते हैं, वो आपका उसको मेंटेन करने के लिए, तो सर वो हमारा पीनल में जाएगा। सपोज दैट सपोज दैट कोई बड़ी जैसे ये मशीन है आप सपोज दैट ये मशीन मैंने आपको बताई बच्चों कि ये आपकी मशीन है, इसमें कि कोई 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 ये मतलब सॉरी, इस पूरी यूनिट की लाइफ जो है वो बता रहा है 20 साल है। लेकिन इसमें कोई मान लो, जैसे जैसे मान लो इसमें कोई जो है कोई कार्टेज लगता है या कोई कोई छोटी यूनिट है, उसकी लाइफ बोल रहा है कि हर 5 साल पे आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी। ये जो है हर 5 साल पे आपको चेंज करानी पड़ेगी। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो देखो ये तो करानी ही करानी है। सर करानी ही करानी है, मैं समझा नहीं। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो बच्चों, ये इसकी लाइफ तय है कि ये 5 साल तक चलेगी। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, ये क्या पीनल में जाएगा? सर ये कैपिटलाइज होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पीनल में जाएगा। इसकी इसकी अकाउंटिंग एक अलग असेट्स की तरह होगी। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि ये पूरा बना है 20 करोड़ का, और ये जो है ये 5 करोड़ का है, तो देखो हमारा डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, मतलब कि ये 20 करोड़ की अलग लाइफ है 20 साल, और ये 5 करोड़ की अलग लाइफ है 5 साल, पूरी इसकी दाम है 25 करोड़। तो ये जब आपका राइट ऑफ हो जाएगा, तो फिर जब हमें 5 साल पे एक नया खरीदना होगा, तो वो 5 साल का जो मतलब जो भी उस समय की कॉस्ट हो, जैसे मान लो 5 करोड़ रुपए, तो फिर हम इसको कैपिटलाइज ही करेंगे, वो पीनल में नहीं डालेंगे बच्चों। सर क्या बात कर रहे हैं आप सर? सर ये भी तो हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। नहीं, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं है बच्चों, ये आपको हर उसको फ्रीक्वेंट कराना ही कराना है। मतलब आप इसको रिकॉग्नाइज भी करोगे, डी रिकॉग्नाइज भी करोगे, रिकॉग्नाइज भी करोगे, डी रिकॉग्नाइज भी करोगे, क्योंकि ये मेजर पार्ट ऑफ द असेट्स है। मेजर पार्ट्स, अगर कोई मेजर पार्ट ऑफ द असेट्स ब्रेक हो जाता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, बिना उसके वो नहीं चलेगा। सर ऐसे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिना भी नहीं चलता, चलेगी भाई, धुआं फेंकेगी चलेगी, इसके बिना काम ही नहीं करेगा। अब बात समझ रहे हैं सर? सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है सर। बोलो। सर प्रिंटर होता है, प्रिंटर देखे, हाँ देखा हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, रुक जाओ।
कुछ बेकार तो नहीं लग रहा है? ठीक हूँ। चलो। सर प्रिंटर देखा है आपने? हाँ मैंने प्रिंटर देखा है बच्चों। प्रिंटर मैंने देखा है। तो मैं क्या करूँ? प्रिंटर में एक कार्टेज लगता है। जैसे जो हमारी कलर प्रिंटर होती है उसकी इंक होती है। सर क्या वो हमारा अगर वो चेंज होता है क्या वो कैपिटलाइज होना चाहिए? बताओ आपको क्या लगता है? सर आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ अजय मैं बता रहा हूँ। देखो उसके बिना नहीं चल सकता। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जब जब वो खर्च होगा वो कैपिटलाइज होगा। लेकिन उसके लिए याद रखना उस प्रिंटर की लाइफ जो है अलग चलेगी और उस कार्टेज की लाइफ अलग चलेगी। इसका डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा, इसका डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाख रुपए का प्रिंटर और कहाँ करोड़ों में बात हो रही है। आप तो पूरा को वो एक ही साल पर एक ही लाइफ पकड़ के डिवाइड कर दोगे, तो कैसे होगा? तो आपको समझ में आया? रिपेयर मेंटेनेंस है पीनल। मेजर पार्ट ऑफ द असेट अगर कोई डी रिकॉग्नाइज करनी है तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। जब रिकॉग्निशन होगा तो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Sir, repair or maintenance is incurred to maintain the normal working condition of the asset. It is just like day-to-day servicing cost. सर ये क्या है? ये मेंटेन करता है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो है उसको। ऐसा नहीं कि बढ़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं, उसके पीछे रॉकेट नहीं लग जाती है। दिस एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर एंड शुड बी रिटेन ऑफ इन पीनल। रिपेयर एंड डीजे वाले भैया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू बैंक, पीनल डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चों सिंपल। ठीक है सर। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, देखो क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स शुड बी कंसिडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो क्या होता है ना बच्चों, ये मेजर हमारा एक्सपेंडिचर होता है, मेजर पार्ट होता है। मैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आपको कर लूंगा। ठीक है। देखो, तो जब कोई आपका मेजर पार्ट ऑफ द असेट रिप्लेस होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें होता है बच्चों ये कि आप क्या करोगे, 2 स्टेप शुड बी अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग ऑफ रिप्लेसमेंट। डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, जितना ओल्ड पार्ट है वो डी रिकॉग्नाइज करिए। रिकॉग्नाइज एक्सपेंस ऑन न्यू पार्ट एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल असेट्स। मतलब वो जो नया पार्ट है वो आप उसको क्या करो, कैपिटलाइज करो। आओ एक एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ आपको। लिखवाऊं मैं? चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ साथ लिखें एग्जांपल। अ कंपनी परचेज परचेज हैवी प्लांट फॉर ₹20 करोड़। हैवी प्लांट है कोई, ठीक है, 20 करोड़ का खरीदा है एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 20 करोड़ का खरीदा है। हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। A major part of the plant name B, ना कोई पार्ट है उसका नाम बी है, हैव अ डिफरेंट यूजफुल लाइफ, that is 5 year, and cost of rupees 5 cost of rupees 5 crore is included in above cost। वो उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझ रहे हो?
मतलब वो 20 करोड़ जो उसने दिया हुआ है उसमें ये भी 5 करोड़ रुपए जुड़ा हुआ है। और उसकी लाइफ है पूरी जो टोटल असेट्स की लाइफ है मतलब 15 करोड़ की आप कह सकते हो कि 20 साल लाइफ है। और 5 करोड़ की जो लाइफ है वो 5 साल है। ओके सर। ऐसा करो इसको 25 करोड़ कर लो बच्चों। नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो हो जाएगा। 25 करोड़ कर लो बच्चों। आपको एक बात बताऊं। नहीं नहीं ये तो 20 साल ही रहेगा। 20 साल ही लाइफ है। और डिफरेंट यूजफुल लाइफ 5 ईयर। हाँ। तो 20 करोड़ की जो लाइफ है वो 20 साल है और 5 करोड़ की लाइफ है जो 5 साल है। ठीक है बच्चों। 5 साल है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है। कैलकुलेट डेप्रिशिएशन each year and de-recognize as well as recognize new major part, that is B, after its useful life of 5 ईयर। ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है। सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स आपकी कितनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट। सर हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट है सर कितनी है बच्चों। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट है सर हमारी कितनी है सर। 25 करोड़ है। ठीक है। सर जो प्लांट मतलब जो एक छोटे यूनिट की यूनिट ए की मैं कह लूँ कितनी है सर 5 करोड़ है। तो सर बाकी की कितनी है सर। ठीक है। रिमेनिंग रिमेनिंग प्लांट जो है कितने की है सर 20 लाख। और इसकी लाइफ कितनी है सर 20 ईयर्स। इसकी लाइफ कितनी है सर 5 ईयर। ठीक है सर। ठीक है। अब सर आ जाता है सर क्या। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर। सर पार्टिकुलर्स। ठीक है। सर लाइफ। सर डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। सर आ जाओ। सर 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 सबसे पहले यूनिट ले लेते हैं यूनिट ए। ये इसकी लाइफ कितनी है। ओ माय गॉड इसमें अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया क्या मैंने। ओह शिट। अच्छा तो ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ लिखते हैं अमाउंट। और यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। तो यूनिट है इसकी लाइफ कितनी है सर 5 साल। इसकी 5 ईयर्स है। इसका अमाउंट कितना है 5 करोड़। तो सर अदर प्लांट जो है उसकी लाइफ कितनी उसकी लाइफ है 20 साल और ये कितनी है 20 करोड़ रुपए। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर। 5 करोड़ डिवाइड बाई 5 तो सर कितना हो जाएगा 1 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन। सर 20 करोड़ डिवाइड बाई 20 ईयर। ये भी ईयर है ये भी ईयर है सर ये भी 1 करोड़ रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई सर 2 करोड़ रुपए। सर सर ये आपकी 5 साल तक आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है सर 2 करोड़ रुपए। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं एसएलएम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सर आपकी 5 साल तक कितनी यानी अगर टोटल कॉस्ट है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अगर मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना था सर। टोटल कॉस्ट हमारा कितना था 25 करोड़। ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर कितना है सर। सर 2 करोड़ 1 साल का था मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर तो सर ये कितना हो गया 10 करोड़। तो सर ये कितना डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर लूं तो मैं कितना हो जाएगा सर ये आपका 15 करोड़। अब 15 करोड़ हमारी ये हो गई। अब इसमें जो है ऐड करेंगे क्या ऐड न्यू न्यू। एक सेकंड बच्चों। ठीक है। आ जाओ यार हम तो ठीक है। न्यू यूनिट। सर न्यू यूनिट कितनी की है सर
न्यू यूनिट अज्यूमिंग सेम प्राइस 5 करोड़। तो सर ये आपकी टोटल हो गई 20 करोड़ रुपए। अब ये 20 करोड़ में भी आपकी दो है, एक है आपका 15 करोड़, एक है आपका 5 करोड़। इसकी लाइफ जो है सर अभी भी 5 साल है। इसकी लाइफ जो है अब कितनी है सर? अब एक बात बताओ, 5 साल तो बीत चुके हैं ना। इसकी टोटल लाइफ कितनी थी? इसकी टोटल लाइफ थी सर 20 साल। 20 साल थी, उसमें तो 5 साल बीत गए। अब इसकी लाइफ कितनी है? 15 साल। तो सर डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर, यहाँ पे भी सर 1 करोड़, यहाँ पे भी सर अभी भी 1 करोड़, यानी टोटल सर हो गया 2 करोड़। देखो बात को समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ डी रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, आप एक बार कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्या हो गया ये? देखो, आ जाओ, क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो। क्या क्या गाना सब सुनते रहते हैं आप? आपको आवाज आ रही है? Red Bull gives you wings. अच्छा, आपको आवाज आ रही है क्या पहले फिनिश से? है यार शर्मा। थैंक यू यार। हाथ घिस गए, नींदें उड़ गई, तब जाके लाया ऐसी फिनिश तुम्हारा शर्मा। अच्छा, मुझे एशियन भी आ रहा पेंट्स है। ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस, काम हमारा, क्रेडिट आपका। ऑन टाइम पेंटिंग के लिए इन्हें कॉल कीजिए 80504 80504। कुछ रिश्तों का नमक ही दूर होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। चलो, तू बात करे या बस बस, अब मत बात कर भाई। अब आ जाओ, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट करा लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। ओवरऑल देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल इसका। सर सर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल क्या होता है? मैं आपको बताऊं बच्चों, जो शिप होती है अपनी शिप, शिप मतलब क्या? नाव बोलिए ना आप। अरे ठीक है, नाव। जो बड़ी बड़ी शिप होती है बच्चों, आओ शिप बनाते हैं। शिप बनाऊं मैं, तुम भी बनाओ, और मैं भी शिप बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये शिप बन गई हमारी। ओ भाई, हाँ ठीक है। अच्छा वो बन गया वो, ये हमारी शिप बन गई।
बनारस में एक अलकनंदा चलती है, सही है, ट्रैवल करिए उसमें, 1000 रुपए शायद चार्ज करती है, तो वो ठीक है। ये शिप है सर, ये पानी है सर, पानी, पानी, बड़ी बड़ी शिप है सर, बहुत बड़ी बड़ी शिप है सर, पानी है, पानी पानी, पानी पूरी पानी है सर, पानी पानी है सर, पानी पानी, पूरी पानी पानी है सर, पानी पानी में ये तैर रही है सर, सर 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 सर। इसमें सर बड़े बड़े सामान, बोरे रखे हुए हैं सर, बोरे रखे हुए हैं, बड़े 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 बड़े, खूब बड़े बड़े बिल्डिंग, बिल्डिंग कह रहा हूँ मैं जो बड़े बड़े जो वो होते हैं ना कंटेनर, वो रखे हुए हैं सर, बहुत बड़े 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 कंटेनर इसमें रखे हुए हैं। पेंटिंग अच्छी है ना मेरी, देखो कितना अच्छा बना रहा हूँ। ये बड़े बड़े कंटेनर इस पे जो है हमारे रखे हुए हैं सर, इतने बड़े बड़े कि क्या ही बताऊं। ये पायलट्स का केबिन है सर, इसमें ये पायलट जो है ये बैठा हुआ है, ये देख रहा है, या अच्छे से चलाओ, नहीं तो टाइटैनिक इधर ही बन जाएगा। और यहाँ पे एक और इसका टाइटैनिक मित्र होगा, ये भी देख रहा होगा, अच्छे से देख भाई, ठीक है, चला रहा होगा, और भी जो भी रहे हो। तो अब एक बात बताऊं मैं, जब ये समुद्र पे दौड़ती है ना बच्चों, तो जो हमारे वो होते हैं नेवी, उनका कुछ रूल्स होता है कि आपको अपने शिप को अगर समुद्र में उतारना है तो हर साल, मतलब हर साल नहीं, कि हर 5 साल पे आपको ये शिप लेके आनी पड़ेगी, और हमसे इसका परमिट फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। हम इसको आके देखेंगे, फिर आके क्या, हम इसको लाओ, मैं इसको चेक करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा कि क्या ये जहाज समुद्र में जाने लायक है कि नहीं है। सर टाइटैनिक को भी क्या कोई जांच लेता? अरे बच्चों, यहाँ पे ही अभी टाइटैनिक बना देते हैं इसका एआई। हाँ, यहाँ पे ये आई, पता है ना, ऐसे ही आई, और इसमें आके पहले वो धुंधला धुंधला था, फिर आके जो ऐसे लड़ी, कहाँ गया, गायब हो गई, गायब हो गई ना वो, फिर नीचे जाने लगी। फिर जो है ये शिप जो है इधर यहाँ से टूट के, पहले तो हाँ ठीक है सर, मूवी देखे, तो सर ऐसा हो जाता है। वो तो सर वो है ना, क्या कहते हैं उसको, अब उसको अनसर्टेनिटी है, वो कुछ भी हो सकता है सर। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना होगा बच्चों, लाना होगा, आपको हर 5 साल पे लाना होगा, कि हम उसका क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे सर। सर इंस्पेक्शन के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, ओवरऑल। सर ये क्या होता है सर? अंग्रेजी, अंग्रेजी का शब्द आ जाता है तो थोड़ा हम लोग भी घबरा जाते हैं। आ जाओ, ओवरऑल मीनिंग इन हिंदी, ओवरऑल मीनिंग इन हिंदी, हिंदी वाले लोग हैं ना सब लोग, ओवरऑल का मतलब क्या होता है? पूरी जांच करके मरम्मत करना। ओ माय गॉड, क्या लिख दिया इसने, कि सर इसका मतलब तो हमें मालूम था। अच्छा चुप हो जाओ, अभी तुम लोगों ने ही बोला कि मैं देखूंगा, तो मैं दिखाया। ओवरऑलिंग मतलब पूरी जांच करना और उसकी रिपेयर करना, ताकि वो असेट्स फिर से युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सर आप क्यों इतना कर रहे हैं? मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्यों इतना कर रहा हूँ। तुम लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैंने सही आदमी की क्लास ली है ना? बिल्कुल गलत आदमी की क्लास ली है, ठीक है, लेकिन अब ले ली है तो अब पढ़ो। पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम पानी की तरह हो जाएगा। पानी आ गया, देखो पानी में वो जहाज हमारी डूब डूब रही थी। तो सर वो आपको करना ही करना होता है सर। तो क्या ये आपका पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा है? डी रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। सर डी रिकॉग्नाइज मतलब नहीं सर, सर कैसा डी रिकॉग्नाइज आपने बोल दिया सर? अरे बच्चों, इंस्पेक्शन करना फ्री तो होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आपको खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, ताकि वो वापस युद्ध में जाने लायक हो। सर ऐसे तो हमें हर साल इंश्योरेंस भी कराना होता है, क्या वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? नो। इंश्योरेंस अगर आप नहीं कराए तो क्या होगा, असर तो चलती रहेगी ना, वो रेडी टू यूज है, वो चलेगी ही चलेगी। लेकिन यहां अगर ये नहीं कराया तो असर तो जाएगी नहीं। इंश्योरेंस क्यों कराते? ताकि इन केस एनी मिस हैपनिंग अगर हो जाए तो उससे हम सेफ रहें।
आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो सर इसको आप कहना चाह रहे हो इस पर जो भी खर्च लगेगा, जो भी उसकी लाइफ डिसाइड होगी जितने सालों में, उतने साल को उसका डेप्रिशिएट करेंगे और फिर उसको डी रिकॉग्नाइज करके, मतलब अगर कुछ बचेगी तो डी रिकॉग्नाइज कर, बचेगी तो है नहीं, 5 साल तक है तो 5 साल, अगर कुछ बची तो उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। देखो क्या लिखा है, inspection cost may be a major component of a total cost of asset in some cases, example ship, aircraft, oil refinery, इन सब में inspection cost बहुत ज्यादा होता है। इन दिस केस इंस्पेक्शन कॉस्ट शुड बी अमोर्टाइज ओवर लाइफ, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होता, यहाँ उसका अमोर्टाइजेशन होता है, क्योंकि इट्स इनटेंजिबल एसेट्स, और इनटेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होती है, उसका अमोर्टाइजेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। सर हम लोग इंडियस 38 पढ़ेंगे ना? बिल्कुल पढ़ेंगे मेरे बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई नहीं रोकेगा मुझे, पढ़ाना ही पड़ेगा सर, पैसे लिए आपने, फ्री में पढ़ा रहा हूँ सर, पैसे लिए हमसे। हाँ ठीक है, कुछ लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, ठीक है ठीक है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी सेम एज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, दैट इज डी रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन, मतलब आप क्या करोगे सर, डी रिकॉग्नाइज करोगे और रिकॉग्नाइज करोगे, ये दो चीज आप करोगे, पहले डी रिकॉग्नाइज, दूसरा रिकॉग्नाइज। भगवान, ठीक है सर, आप क्वेश्चन करा दीजिए सर, कब से आप पढ़ाए जा रहे हो सर, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, आ जाओ क्वेश्चन करा देता हूँ तुम लोग को, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर बच्चों, आ जाओ। हम्म अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे, ये कॉस्ट निकाल के, पहले अपना कैलकुलेटर, अपना शस्त्र तैयार रख लो, कैलकुलेटर एकदम रेडी बच्चों, सीए साहब का कैलकुलेटर और सीए साहब का कैलकुलेटर रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। सर एक बार आप इसको प्लस करके देखो कि क्या आपने जो ऐसे ही लिख दिया, क्या वो आ रहा है आपका? अच्छा ऐसी बात नहीं आ रहा था, मैं देख ले रहा हूँ, ये कितना था यार सर, वो तो आ ही रहा होगा, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए, 5, 6, 7, हाँ 1 करोड़ हो गए, फिर 3 लाख, फिर 60,80,000 है ना। हम्म, फिर 1 करोड़ 40 लाख ना, 7 मिलियन था ना। 14 लाख रुपए, ठीक है, फिर 7 लाख रुपए, फिर 920619, फिर 6,12,500 माइनस 1 लाख, 19,913,120, हाँ भैया, मतलब मान लो 19,913,120, 1 जीरो ज्यादा लगा दिया था क्या मैंने कल? अच्छा 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 अच्छा, मैंने 1 जीरो कल ज्यादा लगा दिया था लग रहा है, अच्छा अच्छा, तो 1 जीरो ज्यादा, मतलब ये 1,99,12,500, ये सही है, 1,99,00,000। अब देखो बच्चों, अब ये 1,99,12,500 जो है, इसमें बोला गया था, इसमें क्या बोला गया था, देखो यहाँ पे कुछ बोला गया था, क्या बोला गया था बच्चों, आ जाओ दोबारा पढ़ते हैं इसको। सर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था सर, द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30th नवंबर 2001, ठीक है, विच इज कंसीडर्ड एज ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडियस 23, मतलब वो सब्सटेंशियल पीरियड है, तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज करेंगे, वो हम लोगों ने किया ही था। प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1 फरवरी, हमको उससे क्या है, प्रोडक्शन कब शुरू हो मत करो, डेप्रिसिएशन तो चलेगा ही सर रेडी टू यूज के बाद। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एट 40 इयर्स, मतलब पूरी पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ जो है 40 साल है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब जो कब कब शुरू हुआ है सर, 1 अक्टूबर से शुरू हो गया था ना, हाँ 30 नवंबर पे कंप्लीट हुआ, तो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया सर, 40 साल है उसकी लाइफ, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड एट द रूफ, ये क्या था बच्चों, रूफ था ना, ये तो ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊं, द रूफ will need to be replaced 20 years after the date of completion, and the cost of replacing the roof at the current price would be 30% of the total cost of the building,
वो क्या बोल रहा है, हो सकता है वो जो रूफ नहीं होता है बच्चों की, वो टीन शेड लगवाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियां में। आप लोग स्टॉक ऑडिट पे गए होंगे, अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है और आप स्टॉक ऑडिट पे नहीं गए तो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा 30 मार खाना है वहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए। तो वहाँ पे बड़े बड़े जैसे हम लोग एक बार अपने टाइम में, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो अभी मैं बता रहा था कि प्लास्टिक बोरे वाले गए थे, तो हम लोगों ने अपने आर्टिकल को लेके तो गए थे, तो वहाँ पे भी टीन शेड बड़े बड़े लगे होते हैं। और आप लोगों ने अपने आर्टिकलशिप में जो सिगरेट है, आईटीसी अपनी कंपनी, बिस्किट है, सिगरेट है, तो इन सब की बहुत बड़ी उसकी थी यहाँ पे अपने बनारस में। तो हम लोग वहाँ पे भी, एयरपोर्ट साइड पे था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे स्टॉक ऑडिट पे, तो वहाँ भी ऐसा था। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल मतलब टोटल कॉस्ट का वो जो छत है, वो जो रूफ बनाया है उसने 30% है, और 30% किसका, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोला। क्या बोला, बिल्डिंग बोला, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोला है। सर ठीक है ना, आप क्यों गुस्सा रहे हो? सर मैं इसलिए गुस्सा रहा हूँ कि ये जो कॉस्ट है ना बच्चों, इसमें ये लैंड की वैल्यू इंक्लूड है, और वो बिल्डिंग की कॉस्ट की बोला है। तो सर हम जो डेप्रिसिएशन करेंगे, क्या लैंड को डेप्रिसिएशन करेंगे बच्चों? बताओ, मुझे बताओ। नहीं सर, लैंड को क्यों डेप्रिसिएशन करेंगे? तो सर पहले हम इसमें से 1 करोड़ रुपया माइनस कर दे सर। सर हम 1 करोड़ माइनस कर दें? हाँ बच्चों, 1 करोड़ माइनस कर दो, तो कितना बचा सर आपका? 99,12,500 रुपया बचे सर। अब इसका इसका 30% और 70% कितना होता है सर? सर कितना होता है सर? आप क्या इतना एक्टिंग करते रहते हो, मुझे पसंद है। एक टीचर से सर आप मेल खाते हैं, मैं बता दूं? नहीं मत बताओ, मुझे मालूम है। सर 30% हो गया सर, 2973,750 सर। बाकी का पैसा कितना हो गया सर? 70%। सर 693,8750। सर हमें डेप्रिसिएशन जानना है, बता दो सर। सर इसकी लाइफ कितनी थी सर? सर इसकी लाइफ थी, रूफ की लाइफ थी 20 ईयर सर। सर इसको डिवाइड कर दो 20 से, इसको डिवाइड कर दो 40 से सर। सर इसको 40 से डिवाइड कर दो सर। सर इसका आ गया सर 173,468.75। ओके सर। सर इसका 2973,750 डिवाइड बाई 20। सर ये आ गया 148,687.5। अब एक बात बताओ, असेट्स आपकी रेडी टू यूज कब से हुई है? 1 अक्टूबर से ना हुई है बच्चों, ये तो पूरे साल की है ना, ईयर की है पूरी डेप्रिसिएशन। हमारा 1 अक्टूबर से है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। रेडी टू यूज कब से हुई है बच्चों? देखो मैं क्या यहाँ बोला है, देखो 30 नवंबर। अरे नहीं नहीं, 30 नवंबर को हुई है ना सॉरी, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो सर 1 दिसंबर से हो गई है सर। सर सर हमारा असेट जो है वो 1 दिसंबर से रेडी टू यूज है सर। तो 1 दिसंबर से पहले का तो नहीं डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा केवल इस साल का होगा। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो ये डिवाइड बाई 12 मंथ मल्टीप्लाई बाई 4 महीने होंगे सर? हाँ सर, ये डिवाइड बाई 12 मंथ मल्टीप्लाई बाई 4 मंथ होंगे सर। हाँ सर होंगे सर। कितना आ जाएगा सर? पता नहीं यार, देखा जाए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो सीधा डिवाइड बाई 3। तो सर ये हो जाएगा 49,562.5। और सर ये भी हो जाएगा, मैथ्स सर मैथ्स, 173,468.75 डिवाइड बाई 3, 57822। आ जाओ मिला लेते हैं हम लोग। 57.82 और 49.56, सही है बच्चों? 49.56 बच्चों, टोटल डेप्रिसिएशन इतना आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में से ये आप माइनस कर लोगे तो आपकी इतनी कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग वैल्यू समझ में आया बच्चों आपको? ये समझ में आया बच्चों, जो मैंने आपको ये कराया है अभी?
सर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है सर, क्या बताऊं यार, मैं खुद परेशान हो गया। सर शूट, मैं तो कह रहा हूँ बस करिए। बस करूँ मैं? कहाँ की बस करूँ बताओ? जहाँ की बोलो वहाँ की कर दूँ। कितने घंटे मैंने शूट किए हैं अभी तक, कितने घंटे हुए देखूं? 55 मिनट्स में मैं क्लोज कर दूं? कैसी बात करते हो, तौहीन। लेकिन सर तबीयत तो ठीक नहीं है ना सर, तबीयत तो ठीक नहीं है सर, सर तो दुख रहा है ना सर, तो क्या कर सकते हैं बताओ। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ठीक है, आ जाओ। ये तो पुराना ही था ना। हाँ देखो, ये क्वेश्चन अब हम लोग कर सकते हैं पहला। कब से मैं सोच रहा था कि आपको पहला क्वेश्चन कराऊं, पहला क्वेश्चन कराऊं। थोड़ा मैं पानी पी लूं यार। थोड़ा हो सकता ठीक लगूं मैं। पानी चबा नहीं रहा था बच्चों, पानी थोड़ी ठंडी है ना तो इसीलिए तुरंत नहीं घोट रहा था मैं। कुछ लोग तो पानी चबा के पीते हैं, पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम लोग को पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग अंतर्यामी हैं, दया के सागर हैं प्रभु। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है। सर, सर इसको हटाइए सर, सर ये हमको ना अच्छा नहीं लग रहा है सर। अरे ये इसको ऊपर आना है यार। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है सर। सर इंस्पेक्शन कॉस्ट पे क्वेश्चन है। चलो एक मैं चलो दिमाग में आया बोल दे रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको पता होगा कि कभी कभी क्वेश्चन कराते कराते मेरा आंसर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है कि बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सामने आपके नोटबुक वगैरह कुछ रखा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, आपको आपको भी पता ही होगा कि बहुत सारे टीचर्स मतलब सामने रखे रहते हैं नोटबुक अपने। सर आपने भी तो क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं, तो बच्चों मैं देखता कहाँ हूँ, तुम लोग तो और हो। ठीक है चलो सर, तो हम लोग सॉल्व करते हैं साथ साथ में, अभी तो बहुत अभी सॉल्व करना है, सब सॉल्व किया जाएगा। तो चलो देखो क्या लिखा है। अ शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ लॉ टू ब्रिंग ऑल शिप इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। मतलब पूरी उसकी मेंटेनेंस दोबारा से, उसकी कुटाई रंगाई कराई जाएगी, हर 5 साल पे उसको लाने हैं। Overall expenditure might at first sight seems to be a repair to ship, but it actually a cost incurred in getting the ship back into ship working condition. मतलब लगता है कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइप का है, लेकिन भाई वो ऐसा है खर्च है कि वापस वो युद्ध के मैदान में जाने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है सर, एज सच द कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज। ये हम लोग को क्या बता रहा है, वो कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, हमें मालूम है। A ship which costs 20 million with a 20-year life must have a major overhaul every 5 year। वो बोल रहा है कि हर 5 साल पे इसको लाना पड़ेगा अपने शिप को। The estimated cost of the overhaul at a 5 year point is 5 million। हर 5 साल पे इसको कितना लगेगा? 5 साल लगेगा। तो डर मतलब 5 साल, 5 मिलियन की तो आपकी जो है 5 साल लाइफ हो गई, और 20 मिलियन की 20 साल लाइफ हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द असेट्स इज एज फॉलो।
अब देखो यहाँ पे ये क्या बोला, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल एट अ 5 ईयर पॉइंट इज 5 मिलियन। अब एक बात बताओ, ये जो 20 मिलियन है, क्या वो 5 मिलियन इसमें जुड़ा नहीं है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें ये कॉस्ट जुड़ा हुआ है। तो सर देखो, आपको करना क्या है, 20 साल जो है, 20 है उसमें से 5 माइनस कर लो, बाकी बचा 15। इसकी लाइफ हो जाएगी 20 साल और इसकी लाइफ हो जाएगी 5 साल। तो ये हो जाएगा एक डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और इसको 20 से अगर आप डिवाइड करोगे, अब आया मेरा कैलकुलेटर भाई, कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया? तो सर ये किया तो है, ये 0.75 आ जाएगा सर। ठीक है सर। अब 5 साल तक क्या होगा सर, टोटल डेप्रिसिएशन, एक इस पे 1, इस पे 1.7, इस पे 0.75, टोटल हो गया 1.75। ये मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5, 8.75। टोटल कॉस्ट कितनी थी सर, 20। 20 में से 8.75 माइनस कर लो तो याद आएगा 11.25। अब हमें नया कॉस्ट कितने का होगा? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि नया कितने का है, तो हमें 5 मिलियन फिर जोड़ देंगे, अगर लिखा होगा तो जोड़ेंगे। देखो अभी क्या लिखा है, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर विल बी 8.75। हमको सिखा रहा है, हमको मालूम है 8.75 होगा। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ 5 ईयर विल बी 11.25, हमको सिखा रहा है, हमको निकाल लिया है। एज्यूम द एक्चुअल ओवर कॉस्ट इंकर एट द एंड ऑफ 5 इज 6 मिलियन। ओ माय गॉड, यहाँ पे 5 मिलियन नहीं लग रहे हैं, वो बोल रहा है कि अब जो हो सकता है महंगाई यार 6 मिलियन लगेंगे, तो प्लस 6 मिलियन कर लो। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 17.25। अब इसका डेप्रिसिएशन 6 मिलियन तो भागे मतलब डिवाइड बाई 5 ईयर, और ये 11.25 डिवाइड बाई कितने साल इसको बचे हैं सर? 5 साल तो बीत गए हैं ना सर, टोटल लाइफ थी 20 साल, इसमें से 5 साल चले गए हैं सर, अब बची है 15 साल। तो सर ये डिवाइड होगा 15 साल से। तो सर 11.25 डिवाइड बाई 15, तो सर ये हो जाएगा 0.75। और ये सर कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5 कर लो सर, 1.2। तो सर ये दोनों जोड़ लो सर, 1.2 प्लस 0.75, टोटल डेप्रिसिएशन 1.95। सही है सर, देख लेते हैं कहाँ गया है। हाँ देखो 1.2 और 0.75 यही था बच्चों। ठीक है, अब इसमें तो कुछ कराने की जरूरत है नहीं बच्चों, सिंपल है, इतना हो जाएगा सर। यही डेप्रिसिएशन आप फिर अगले 5 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद जो कॉस्ट होगा वो जाएगा सर। समझ में आ रहा है ना? कुछ करना नहीं है यार, बस आपको सिंपल है, सिंपल है, सॉरी, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, उसकी लाइफ अलग लेके चलना है, उसकी लाइफ अलग लेके चलना है। सर आप तो यहाँ पे इज्यूम करके चल गए, अगर हम यहाँ पे 20 और 5 अलग अलग लेके चलते तो सर हमारा तो गलत हो जाता ना सर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ चीजें अगर आपको अजम्पशन इसमें लगानी पड़ रही है, तो दो आंसर आप दो, जो जो आपको बेहतर लग रहा है पहले उसको सॉल्व कर दो इस तरीके से। इन दिस क्वेश्चन वी आर एज्यूमिंग 5 मिलियन इज इंक्लूडेड इन, आई एम सॉरी, इन अबव कॉस्ट। सॉल्व कर दो, फिर एक पन्ना आप छोड़ देना, फिर जब सारा आपका हो जाए तो फिर यहाँ पे आके करना कि वी आर assuming 5 million is not included in this cost. ऐसा करने से इसकी बंद हो जाती है।
लेकिन सर दर्द का क्या करूं? कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी। अरे यार कुछ तो इज्जत करो, सर दर्द में पढ़ा रहा है तुम्हारा प्रोफेसर। 1 घंटे हो गए, चलो क्या कर रहा था। पता नहीं क्यों आज हेडिक हो गई है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हेडिक हो गई है मुझे। हाँ बच्चों, सर आपका थोड़ा बाल वाल का स्टाइल जो है प्रोफेसर की तरह लगता नहीं है सर। लो, लो सीधा सीधा बन जाता हूँ, लो लो। ठीक है, अभी अभी लग रहा हूँ मैं, ठीक है चलो। हम्म। थोड़ा सर दर्द हो रहा है यार, तो आज ऐसा करते हैं ना, अभी यहाँ पे रोक देते हैं, खांसी भी आ रही है। और तो अब हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कुछ देर बाद। थोड़ा रिलैक्स कर लूँ मैं, थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी लूँ मैं, कॉफी वॉफी ले लूँ, चाय ले लूँ उसके बाद, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अरे मिलते हैं यार ना।